ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं। आगे का एजेंडा का वक्त है। विस्तार से आगे हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। पहलगाम हमले को 12 दिन का वक्त बीत चुका है। एक तरफ भारत पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान भारत को गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 3 बार इस बात का संदेश दे चुके हैं कि आतंक और आतंकवाद के आकाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ कब, कैसे, क्या एक्शन लिया जाएगा, इसको लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह लगभग तय माना जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान को सबसे कठोर भाषा में जवाब दिया जाएगा। इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहलगाम हमले के बाद जब पहली बार सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आया और उनका संबोधन था, उसी अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया था कि सबसे कठोर सजा दी जाएगी, सजा मिलकर रहेगी। तो कैसे पहलगाम के इंतकाम के लिए भारत का वॉर प्लान तैयार है, इन 4 तस्वीरों से समझिए। ये पहली तस्वीर, पाकिस्तान में खौफ का आलम ऐसा, पाकिस्तान ने समंदर और एयर स्पेस को अपने पूरी तरह बंद कर दिया है। पाकिस्तान भारत की ताकत से डरा हुआ है और शायद इसीलिए पाकिस्तान को अपने खिलाफ स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तान को पता नहीं है कि भारत की तरफ से स्ट्राइक कैसे की जाएगी, कहां से की जाएगी, इसीलिए डर ज्यादा। दूसरी तस्वीर, पाकिस्तान से व्यापार पर पाबंदी भारत ने लगा दी है। 12 दिन में भारत ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर कमजोर होगा। पाकिस्तान का खजाना पहले ही खाली है और अब भारत ने पाकिस्तान के साथ हर तरह के व्यापार पर रोक लगाई। तीसरी तस्वीर, एलओसी पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारत दे रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट सरहद पर साफ दिखाई दे रही है। एलओसी के अलग अलग इलाकों में पाकिस्तान 12 दिन से लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना और बीएसएफ पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और चौथी तस्वीर आपके सामने है, पाकिस्तान की मौजूदा तस्वीर है। ये खबर है, पाकिस्तान के हथियारों का भंडार खाली हो चुका है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का ही हथियार बचा है। इस बारे में आपको और विस्तार से आगे जानकारी देंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कौन से 10 बड़े फैसले अब तक लिए। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 10 बड़े फैसले सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने मैं रखने जा रही हूं। पहला तो यही कि पाकिस्तान से आयात पर पूरी तरीके से रोक भारत ने लगा दी है। दूसरा बड़ा वार जो पाकिस्तान पर भारत ने अब तक किया है, पाकिस्तान से डाक सेवाओं पर भी पाबंदी। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए भारत के बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कोई भी जहाज, पानी का जहाज जिस पर पाकिस्तान का झंडा है, वो भारत में जो अपना एंकर है वो तक नहीं डाल सकता है। भारत ने पाकिस्तान के कई नेताओं और क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए हैं, जिनमें शहबाज शरीफ और बाबर आजम के मेटा अकाउंट भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के लिए भारत ने अपनी जो एयर स्पेस है वो बंद कर रखी है। कोई पाकिस्तानी जहाज जो है वो भारतीय वायुसीमा में दाखिल नहीं हो सकता। पाकिस्तानी दूतावास में अब सिर्फ 30 कर्मचारियों की ही रहने की इजाजत है। बाकी तमाम जो पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी हैं उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा भारत ने रद्द कर दिए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी का आदेश भारत सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी जो स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई थी पहलगाम हमले के बाद, वो वाटर स्ट्राइक थी। सिंधु जल समझौते पर रोक जो भारत ने लगाई, जिसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया कि ऐसा करने से पाकिस्तान के लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो देखा आपने कैसे भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक ये एक्शन ले रहा है। अब सरहद पार से एक ऐसी तस्वीर और ऐसी खबर आई जिससे पाकिस्तान के हुक्मरानों की टेंशन बढ़ा दी है। जानकारी मिल रही है पाकिस्तान के पास हथियारों की जबरदस्त कमी हो गई है। पाकिस्तान अगर भारत के साथ युद्ध करता है तो उसके पास सिर्फ 4 दिन के हथियार ही बचे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पास पैसों की जबरदस्त कमी हो गई है। पाकिस्तान अब नए हथियार बना भी नहीं पा रहा, खरीदना तो दूर की बात है। दरअसल पाकिस्तान ने पैसों की कमी के लिए यूक्रेन को पहले ही हथियार अपने बेच दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तान को अब हथियारों की कमी हो गई है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने हथियार जो हैं वो यूक्रेन को बेच दिए थे और अब हालत ये कि पाकिस्तान के पास हथियार ही नहीं बचे हैं। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं भारत पर
हमले की वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो फिर ये कंगाल मुल्क कितनी देर टिक पाएगा? इस पर बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने मैं रखने जा रही हूं। देखिए, अगर भारत से जंग हुई तो पाकिस्तान 96 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। मतलब 100 घंटे भी पाकिस्तान जो है वो भारत से लड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास युद्ध लड़ने के लिए गोला बारूद का घोर संकट। पाकिस्तान के बारूद गोदाम खाली हो चुके हैं। दरअसल तंगहाली से निपटने के लिए अपने सारे गोला बारूद पाकिस्तान ने पहले यूक्रेन को भेज दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों के पास राशन का भी संकट था। ऐसे में 155 mm के करीब सारे गोले उसने रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को बेच दिए। ऐसे में अब पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत से तनातनी के बीच पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है। पाकिस्तान की कंगाली का आलम यह है कि उसकी सेना को राशन में कटौती के साथ साथ युद्धाभ्यास से भी मुंह मोड़ना पड़ा है। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी कबूल किया था, पाकिस्तानी फौज में भारत से लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने का मादा है ही नहीं। और अब तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अगर सीधा युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के पास गोला बारूद की इतनी कमी है कि पाकिस्तान जो है वो 100 घंटे भी हमारा सामना नहीं कर सकता। इसी पर जरा और विस्तार से बात करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जगदीप दहिया साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपको उन्हीं के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं ब्रिगेडियर दहिया से ये जो जानकारियां सामने आ रही हैं ब्रिगेडियर दहिया कि अगर सीधी लड़ाई होती है तो मुश्किल से 96 घंटे भारत का सामना पाकिस्तान कर पाएगा और उसके बाद पाकिस्तान में गोला बारूद खत्म। बताइए जरा इसके बारे में और विस्तार से दर्शकों को। ब्रिगेडियर दहिया। थैंक यू रमना फॉर हैविंग मी ऑन ए शो। और मैं अपनी जो बातचीत शुरू करूंगा ना, तो वो उसके लिए या आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए एक सवाल है जी। और वो सवाल है, अब नहीं तो कब है? इस समय पाकिस्तान की माला हालत बहुत कमजोर है। जैसा कि आपने बताया, उसके पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। इसके अलावा और भी उसकी काफी कमजोरियां हैं, जो कि बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर वो कल हथियार खरीदना भी चाहेगा तो उसके पास सिर्फ आज के दिन में फॉरेन रिजर्व सिर्फ $8 बिलियन है, और जबकि इंडिया के पास उससे तकरीबन 100 गुना ज्यादा फॉरेन रिजर्व हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो हालात हैं वो भी बहुत कमजोर है। हम बोलते हैं इंडिया 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ने के लिए काबिल है, जिससे कि हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, और साथ साथ हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है जो कि आधा फ्रंट माना जाता है उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। हमारी फौज पूरी सक्षम है 2.5 फ्रंट को हैंडल करने के लिए। और इस 2.5 फ्रंट में से जो चाइना का जो बातचीत हो रही है, वो चाइना का मेरे को नहीं लगता कि कोई हस्तक्षेप होगा एक्सेप्ट सर्विलेंस और इंफॉर्मेशन के अलावा। तो हमें सिर्फ 1.5 फ्रंट की बात है। पाकिस्तान के पास 4 फ्रंट खुले हुए हैं। उसके पास बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसके साथ अफगान तालिबान उसके खिलाफ है, उसकी खुद की जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो उसके खिलाफ खड़ी है, और भारत। तो ये 4 फ्रंट के अलावा निस्बत हमारा 1.5 फ्रंट। तो अब नहीं तो कब। पाकिस्तान बहुत ही कमजोर स्थिति में है। और ब्रिगेडियर दहिया, आपने मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी की दिल की बात कह दी है, ये कहकर कि अब नहीं तो कब। वो समय कितना सटीक है इस वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाने का, और वो सबक जो पाकिस्तान को भारत सिखाएगा, मुझे लगता है उस पर भी आगे मैं आपसे जवाब जरूर लूंगी। सर, क्या ये सबक ऐसा होगा कि दुनिया का नक्शा बदल जाएगा और दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा जो है वो पूरी तरीके से मिट भी सकता है क्या? इसको लेकर भी आप दर्शकों को जानकारी दीजिएगा सर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें हम, पाकिस्तान के साथ ये जो तनाव बढ़ रहा है, इस बीच रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। जबलपुर का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। छुट्टी पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को फौरन ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। फैक्ट्री प्रशासन से चर्चा करने पर कर्मचारियों को उत्पादन की अधिकता का हवाला दिया गया है। निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए छुट्टियां रद्द करने की दलील दी गई है। तो जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यहां छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, तत्काल प्रभाव से छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर है कि एक तरफ भारत किस तरीके से अपनी तैयारियां तेज करता हुआ, दूसरी तरफ पाकिस्तान का क्या हाल है ये मैंने आपको बताया। महज 96 घंटे तक ही भारत से लड़ाई लड़ पाने का गोला बारूद पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले ही खस्ता है, मतलब वो स्थिति में भी नहीं है कि और गोला बारूद का निर्माण कर सके, और पैसे तो है ही नहीं उसके पास कि दुनिया के अन्य मुल्कों से कुछ खरीद सके। इस बीच जल्दी से एक बार फिर ब्रिगेडियर दहिया का हम रुख करेंगे
और जरा उन्हीं से जानते हैं। सर, इस बार जब निर्णायक एक्शन भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लिया जाएगा, जिसका आप कह रहे हैं कि यही सटीक समय है, तो वो किस रूप में होगा? 1971 में जैसा सबक पाकिस्तान को सिखाया था, पाकिस्तान के दो टुकड़े करके, और दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश नाम का एक मुल्क उभर कर आया था हिंदुस्तान की वजह से, इस बार कुछ वैसा ही होने जा रहा है? देखो, ये सब जो हमारा जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये बड़ा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। हम जिन्होंने आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया है, हम उनको नहीं, उनके आकाओं को भी हम नहीं छोड़ेंगे। और आपके दर्शकों को सबको पता है कि इन आतंकवादियों का आका बेसिकली है पाकिस्तान की मिलिट्री आर्मी, और पाकिस्तान की मिलिट्री और उसकी आर्मी। तो हमारा सबसे बड़ा जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान के, जैसे आपने बोला कि क्या 1971 की स्थिति हो सकती है, क्या पाकिस्तान का बिखराव हो सकता है, वो कई और मुल्कों में बीच में बढ़ जाए, इस सब की जो कड़ी, सबसे जो चीज को रोक सकती है, वो कड़ी है पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान आर्मी। हमें पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान के लोगों की नजरों में शर्मिंदगा करना है, शर्मिंदगी महसूस करानी है। हमने पाकिस्तान आर्मी को डिफीट करना है, क्योंकि जो आतंकवाद का जो अध्याय है, इसमें नए अध्याय जुड़ते जाते हैं। उरी होगा, पुलवामा हो गया, अभी पहलगाम हो गया। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इन अध्यायों को नहीं फाड़ना, हमें आतंकवाद की किताब को जलाना है, और आतंकवाद की किताब को जलाने के लिए हमें पाकिस्तान की आर्मी को एक मिलिट्री डिफीट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं ब्रिगेडियर दहिया, क्योंकि दुनिया ने देखा ना किस तरीके से ये पाकिस्तानी सेना प्रमुख, ये तो जिहादी जनरल है, जिस तरीके की भाषा का इसने इस्तेमाल किया। 16 अप्रैल की वो तारीख थी और हिंदू और मुसलमान का फर्क बता रहा था, द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो यह जिहादी जनरल, और ऐसे में पाकिस्तानी सेना को इस बार सबक सिखाना है। सर, मैं आ रही हूं आपके पास, एक और बड़ी खबर आ रही है। अमृतसर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए, 2 जासूस गिरफ्तार किए गए। अमृतसर से गिरफ्तारी हुई है, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। एक का नाम शेर मसीह, दूसरे का नाम सूरज मसीह। ये 2 जासूस जो गिरफ्तार किए गए, अमृतसर एयरबेस से जुड़ी जानकारियां ये पाकिस्तान भेज रहे थे, अमृतसर कैंट से जुड़ी जानकारियां ये पाकिस्तान भेज रहे थे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है। सचिन, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? कब से ये गंदा नापाक खेल पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे पलक शेर मसीह और सूरज मसीह? जी बिल्कुल, ये 2 शख्स हैं, पलक शेर मसीह और सूरज मसीह। ये यहाँ अमृतसर में ही एरिया है एक बलरवाल, वहाँ के रहने वाले हैं ये दोनों। तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत इन दोनों के खिलाफ जो है यहाँ मामला दर्ज किया गया है अजनाला पुलिस स्टेशन में। और ये दोनों जो है इंडियन आर्मी की जो है सेना की मूवमेंट जो है वो उसकी फोटो खींच के वीडियो बना के जो है वो पाकिस्तान भेज रहे थे मोबाइल के जरिए। और जो अमृतसर का एयरबेस है उसके जो वीडियो बना के जो है भेज रहे थे, फोटो खींच के भेज रहे थे। तो जो खुफिया जानकारी है वो जो है पाकिस्तान को दे रहे थे ये दोनों, और पुलिस के पास इस बात की जानकारी थी। पुलिस ने इन दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल इनसे आगे भी पूछताछ की जा रही है कि इनके कनेक्शन जो है या इनके लिंक्स जो है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, खासकर आजकल जिस तरीके से ये माहौल बना है। तो आजकल अभी जो ये माहौल है इसमें ये सारी मूवमेंट जो है पिछले कुछ एक दिनों से रिवील कर रहे थे। फोटोज खींच के सड़क के किनारे खड़े होकर वीडियोस बना लेते थे, फोटोज बना लेते थे, और ये जो है पाकिस्तान में जो है भेजते थे सारी जानकारी। तो फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनके जो फर्दर लिंक्स जो हैं, इनके कोई और साथी हैं, उनको भी ट्रेस करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इस तमाम जानकारी के लिए। 2 जासूस पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, पलक शेर मसीह, सूरज मसीह। अमृतसर से इनको गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ रही हूं मैं, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीएसएफ ने राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वहां से पाकिस्तानी रेंजर के एक जवान को पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तानी रेंजर का जवान पकड़ा गया है। पाकिस्तानी रेंजर को राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर के पास बीएसएफ ने पकड़ा। पाकिस्तानी रेंजर भारतीय सीमा में जासूसी कर रहा था। ये पाकिस्तानी रेंजर इस वक्त बीएसएफ की गिरफ्त में है। आप जानते हैं इससे पहले हमारा बीएसएफ का एक जवान पीके साहू जो गलती से पाकिस्तानी सीमा में चला गया था और उसके बाद से ही वो पाकिस्तान के कब्जे में है। उसको लेकर पाकिस्तान अभी तक किसी तरीके की कोई बैठक, कोई मीटिंग भी नहीं कर रहा है। और ऐसे में अब ये खबर सामने आई है, राजस्थान में
बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है और इससे क्या पीके साहू जो काफी वक्त से पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से कोई बातचीत की पहल भी नहीं की जा रही है, अब उस दिशा में कोई सकारात्मक पहल हो पाएगी क्या? देखिए रुमाना, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि ये जो बंदा पकड़ा गया है ये पाकिस्तानी रेंजर का जवान है ये, और ये जो फोर्ट अब्बास है पाकिस्तान का बावल नगर में पंजाब प्रांत में, वहां पर ये तैनात था और ये भारतीय सीमा में घुसा था। ये अभी ये साफ नहीं है कि आखिरकार किससे घुसा था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जासूसी के इरादे से भारतीय सीमा में घुसा था और उसी वक्त ही इसे श्री गंगानगर सेक्टर में इसको बीएसएफ ने पकड़ लिया है। तो अब देखिए, साफ है बीएसएफ का या फिर भारत सरकार का रुख साफ है कि इस तरह से सैनिक जो हैं वो कभी कदाक अनइंटेंशनली भी कभी कदाक एक दूसरे की सीमा में चले जाते हैं। जैसे पीके साहू जो हमारे जवान थे, वो अपने खेतों की देखभाली करने के लिए गए थे वहां पर और वो अचानक से पाकिस्तान सीमा में दाखिल हो गए और उनको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर फ्लैग मीटिंग भी नहीं कर रहा है पाकिस्तान। तो ये दिखाता है कि आखिरकार पाकिस्तान की किस तरह की नीति है। लेकिन अब ये जो पकड़ा गया है जवान, तो ऐसे में माना जा सकता है कि अब पाकिस्तान की थोड़ा अकल ठिकाने आ सकती है और फिर वो अब पीके साहू को जरूर छोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि मुमकिन है कि अब पीके साहू को लेकर किसी तरीके की कोई सकारात्मक पहल भारत में देखने के लिए मिले। बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। खास मेहमान ब्रिगेडियर जगदीप दहिया सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रिगेडियर दहिया, आपसे ही मैं जानना चाह रही हूँ, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब इस बार सबक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं या आतंकवादियों को खात्मा, वहां से बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया ने देखा है पाकिस्तानी सेना प्रमुख किस तरीके से जिहादी जनरल के तौर पर भाषण देता हुआ नजर आया, भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ नजर आया। तो सबक पाकिस्तान की सेना को सिखाना है और इसके लिए जो हम हलचल इस वक्त देख रहे हैं वो अरब सागर में बहुत ज्यादा हलचल देखने के लिए मिल रही है। अरब सागर में हलचल, नौसेना की तरफ से युद्ध अभ्यास, इसको लेकर भी कुछ कड़ियां जुड़ रही हैं क्या सर? देखो, ये जो अभी 10-12 दिन का जो समय हो गया, इसके अंदर सेना के तीनों उनकी पूरी तैयारी चल रही है, चाहे नेवल एक्सरसाइज के रूप में, मिसाइल टेस्टिंग के रूप में, और एयरफोर्स ने भी अभी यूपी में एक मेजर एक्सरसाइज की थी जिसमें भारतीय वायुसेना का हर एक जहाज ने पार्टिसिपेट किया जी। तो दिस इज सिग्नलिंग दैट वी आर प्रिपेयरिंग एंड इंडियन आर्मी इज ऑन द क्वाइट इज आल्सो इज वेल प्रिपेयर्ड। वी ऑलवेज बीन प्रिपेयर्ड। और ये प्रिपरेशन की जो बात होती है ना, ये दो पहलू होते हैं इसके। एक तो है कैपेबिलिटी, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हाँ, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं। बहुत जब से आपको याद होगा पराक्रम हुआ था, जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उसके बाद 2001 के अंदर जब दोनों सेनाएं बॉर्डर पे मौजूद थी, और उसके बाद से भारतीय सेना में एक कोल्ड स्टार्ट की एक स्ट्रेटेजी को अपनाया गया था कि हम भाई कैंटोनमेंट से और बिना वार्निंग के लिए हम जल्द से जल्द लड़ाई करें, ताकि कम से कम सीमित समय में अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो हम उनको अचीव कर लें। तो वो भारतीय सेना इस समय पूरी तरह से तैयार है। बस हमें पॉलिटिकल नोट मिलनी चाहिए कि पीछे जो CCS की जो 2 मीटिंग हुई है, उसके बाद CCTA की मीटिंग हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई थी जी। तो भारतीय की जो रूपरेखा है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, वो पूरी तरह वेल डिफाइंड है और तीनों सेनाओं को अब तक दिए जा चुके होंगे और उसके निस्बत हमारी स्ट्रेटेजी बन गई है। अभी ये कैसे अनफोल्ड होगा और इसकी वजह क्योंकि पाकिस्तान में, जैसे कि आपने बताया, अभी बहुत बड़ी घबराहट है जी। तो इस घबराहट की जो वजह है, जब आदमी घबराता है तो ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है। जैसे कि बिलावल ने बोला कि पानी रुकेगा तो खून बहेगा, और उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बोला कि अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पे हमला बोल सकता है। इस सब का उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को किसी तरह से इन्वॉल्व किया जाए, उनको बताया जाए कि हमारे ऊपर बहुत पाकिस्तान इंडिया का आक्रमण होने वाला है, और वो इस समय पूरी घबराहट में है। लेकिन हमें सर हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से पत्रकार फरीद अहमद काकड़ मौजूद हैं। जरा मैं दर्शकों को लेकर चलती हूँ फरीद अहमद काकड़ के पास, जिस बात का जिक्र अभी ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे, फरीद अहमद काकड़ जी, कि दरअसल पाकिस्तान को पता है आप सीधा युद्ध भारत के साथ लड़ नहीं सकते, उसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं। गोला बारूद आपका इतना ही है कि 100 घंटे भी भारत का सामना पाकिस्तान नहीं कर सकता है।
ऐसे में इसी वजह से ये तमाम बयान जो पिछले दिनों आ रहे थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप जिस तरीके से बीच में लाना चाह रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, फरीद अहमद काकड़। जी बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी देखें, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज का। एक तो मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ, और जहां मैं मौजूद हूँ यहाँ से कुछ ही फासले के ऊपर लाहौर का म्यूजियम है। वहां पर आपके वो टैंक अब भी खड़े हैं जो 65 की जंग में हमारे नौजवानों ने जो है वो आपके ला कर यहाँ पे खड़े कर दिए हैं। तो ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान खुदा न खासा कोई कमजोर मुल्क है, या पाकिस्तान की जो सेना है या पाकिस्तान की जो फोर्स है वो किसी भी तरीके से आपसे कम है। जब वक्त पड़ेगा, वक्त की जरूरत होगी, तो आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान की जो फोर्सेज है और पाकिस्तान की जो अफवाज है वो किस तरीके से आपके साथ आपको रिटेलिएट करती है। आपने देखा कि पिछले 5-8 सालों में जब भी हमने इंटरेक्ट किया है, अफवाज ने हमारी इंटरेक्ट किया है, तो दुनिया ने देखा, दुनिया के सामने ये साबित हुआ कि जो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं वो प्रोफेशनली कितनी मजबूत है, वो प्रोफेशनली कितनी जल्दी उन्होंने आपको रिटेलिएट किया और आपका अभिनंदन और तैयारा दोनों ग्राउंड किए, दोनों मार गिराए। फिर आपका अभिनंदन सिर्फ और सिर्फ हमने इंटरनेशनल कवानीन का ख्याल रखते हुए वापस किया, वरना यकीन मानिए वो आज भी हमारे पास होते। तो ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से जो है वो कमजोर मुल्क है, या पाकिस्तान किसी भी तरीके से जो है वो उनके अफवाज कमजोर है। वक्त आने दे, जरा आए, हम तो कहते हैं आप जरा आए दोबारा, हम आपको चैलेंज करते हैं, आप हमारी फिजाओं में 5 मिनट रहकर दिखाएं, आपको पता लग जाएगा। आप जो है मीडिया के ऊपर, आपके जनरल साहब, आपके ब्रिगेडियर और आपके एनालिस्ट जो है ये मीडिया के ऊपर आकर लोगों को झूठा दिलासा देते हैं, एक झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, एक झूठा जो है वो एक तरीके से हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। काकड़ साहब आप फ्री हैं सर इंटरप्रेट करने के लिए, आप फ्री हैं इंटरप्रेट करने के लिए, लेकिन मैं पलट कर ये कहूंगी कि आप जिस तरीके का भाषण दे रहे हैं वो भाषण पाकिस्तान के लोगों को मोटिवेट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन सर दुनिया तो जानती है ना हकीकत क्या है, और हिंदुस्तान तो आपकी हकीकत बहुत अच्छे से जानता है सर। आप यहाँ पर अपनी दीदा दिलेरी के किस्से यहाँ पर बैठकर सुना रहे हैं। 1971 आप भूल गए सर, कैसे हम ही थे सर हिंदुस्तानी, 2 टुकड़े आपके कर दिए थे, किए थे ना सर 2 टुकड़े, कैसे बिलबिला रहे थे आप। अब सर आप मानते नहीं हैं, अब आप मानते नहीं हैं। आप ही के यहाँ के जितने नेता, सेना प्रमुख वो गाहे बगाए, सुन लीजिए फरीद साहब, मैंने आपको इतनी तसल्ली से सुना, आप भी हिम्मत दिखाइए, सुन लीजिए, मेरे भी 2 बोल सुन लीजिए सर, है ना। आप ही के पूर्व आर्मी चीफ थे ना कमर जावेद बाजवा, उन्होंने कमर जावेद बाजवा सर वो हिंदुस्तानी तो थे नहीं, वो तो पाकिस्तानी थे, आप ही के यहाँ के थे, और उन्होंने ही कहा था कि साहब सीधा युद्ध होगा तो पाकिस्तान तो नहीं सस्टेन कर पाएगा। अब बैठकर आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो सर दुनिया को पता है आपकी फौज की क्या हालत है, दुनिया को पता है आपके पास गोला बारूद नहीं है, दुनिया को पता है आपके पास खाने को आटा नहीं है सर, आप लड़ने की बातें कर रहे हो काकड़ साहब। देखिए, जहाँ तक खाने के आटे की बात है या जो इकोनॉमिक वीकनेसेस है, दुनिया में हर ममालिक के ऊपर आती हैं। हमने हिंदुस्तान में भी देखा कि इकोनॉमिक वीकनेसेस आई हैं, फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है, हम भी एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से गुजर रहे हैं जो IMF की सरबराही में हो रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी वीक है कि हम आपका सामना नहीं कर सकते। आज भी गुर्बत हिंदुस्तान में पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो आप सिर्फ 0.6 के ऊपर है, हम 0.5 सर गोला बारूद कहाँ है आपके पास, लड़ोगे कैसे? ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, ये गीदड़ भपकियां जो दे रहे, गोला बारूद तो है नहीं सर लड़ने के लिए, बेच तो दिया आपने यूक्रेन को, आपने अपने जो असले हैं वो यूक्रेन को बेच दिए सर पैसा कमाने के चक्कर में। अब कैसे सामना करोगे हमारा? मैडम अभिनंदन से पूछिएगा ना कि गोला बारूद है या नहीं है, जरा पूछिएगा, मोदी साहब से पूछिएगा, ये अभी आज से कुछ 5-6 साल पहले की बात है, कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है सर। अभिनंदन ने तो सर आप लोगों को ऐसी मिर्ची लगाई, और अभिनंदन ने तो सर आप लोगों से ऐसी चाय बनवा ली कि आप लोग इतना परेशान हो गए, उस बहादुर की बहादुरी को आप लोग अपने जहन से निकाल नहीं पाते हैं सर, है ना। कैसे उसने जिस बड़े बड़े F-16 का आप डंका पीटते थे उसको गिरा डाला था सर, उसको गिरा डाला था सर। आप देखिए जरा, सोचिए आप, ये तो हाल है सर आपके जहाजों का, ये हाल है सर, ये आपके विमान है सर, ये हालत है आपकी। और फिर उससे आप लोगों से चाय भी बनवाई सर, और फिर वो शेरदल सर वापस लौटा सर मूंछों को ताव देता हुआ। वो लौटा नहीं, उसे हमने लौटाया।
जैसे किसी घर में चोर जाता है, चोर पकड़ा जाता है, फिर उसको पुलिस के हवाले या उनके घर वालों के हवाले गिरा दिया था ना सर F-16, सही कह रही हूँ ना सर, है ना, वही जिस पर आपको बहुत नाज है, हिम्मत और दिलेरी थी ना सर, हिम्मत और दिलेरी थी ना, वही तो मैं कह रही हूँ सर। गोला बारूद है कहाँ, लड़ोगे कैसे सर, लड़ोगे कैसे? ये गीदड़ भपकियां हैं सर, आपकी दुनिया देख रही है सर, गीदड़ भपकियां हैं आपकी, गीदड़ भपकियां, और डर है आपका। आप कभी अमेरिका को कहते हैं, कभी आप चीन को कहते हैं, कभी आप रूस को कहते हैं, कभी तुर्की को कहते हैं हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ। यही तो मैं कह रही हूँ सर। अब जब आपने किया है तो फिर भुगतिए, या फिर सबसे बेहतर तरीका ये हो सकता है सर कि जो आतंकवादी आपने अपने आप पाल रखे हैं, अभी भी आप जिनको अपनी शरण में रखे हुए हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सौंपिए सर हिंदुस्तान को, दीजिए हमें। देखें आप हाफिज सईद का बार बार नाम ले रही हैं। हाफिज सईद के खिलाफ या इंटरनेशनली जितने भी, आपको पता है पाकिस्तान जो है डिफरेंट वॉच डॉग्स की नजरों से होके आया है। हम FATF के मामला को क्लियर करके आए हैं। हाफिज सईद के खिलाफ यहाँ पे मुकदमा चले हैं, मुख्तलिफ मुकदमा में जाहिर सी बात है हमने इंसानी और अदालती ट्रायल करना है। आपकी मर्जी के मुताबिक तो हम फैसले कर नहीं सकते। जहां तक बात रही आपकी हिंदुस्तान की सरकार की, आपकी सरकार BLA के जरिए बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही है। आपकी सरकार डिफरेंट होस्टाइल जो हमारे यहाँ पे इंसर्जेंट्स हैं उनके जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस का इशू देख लीजिए, हिंदुस्तान BLA जो है वो कभी भी नहीं, वो हमेशा से फखरिया कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो हमें बैक कर रहा है। आपके फौज, आपकी इंटेलिजेंस या आपकी सरकार बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने में मसरूफ है। सर दिक्कत तो आप लोगों की यही है ना, ब्रिगेडियर दहिया बेहतर तरीके से बताएंगे कि आप नरसंहार करें, आप अपने लोगों को मारें, आपके लोग जो हैं जब आपके जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाएं तो फिर आप हिंदुस्तान पर ठीकरा फोड़े हैं। अभी तक तो बलूचिस्तान सर, वो गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां उनकी जमीन, उनके मिनरल्स, वहां पर जो हीरे जवाहरात सोना मिल गया है, उसकी खुदाइयों के चक्कर में आप जिस तरीके का मिनरल एक्ट लेकर आ रहे हैं सर, वहां पर भी लोग उतरे हुए हैं सर जमीन पर, जरा उनकी भी सुध ले लीजिए। थोड़े दिन बाद जब वहां पर मामला आगे और बढ़ेगा तो फिर आप हिंदुस्तान पर ठीकरा फोड़ेंगे। ब्रिगेडियर दहिया, मैं आपको रिस्पॉन्स, इनको हमने बड़े ध्यान से सुना, तो मुझे गुजारिश होगी कि ये भी हमें थोड़ी पेशेंस से और ध्यान से सुने। पहले इन्हें पाकिस्तान के लाहौर के म्यूजियम का जिक्र किया जी इनको, और ये हमारे देश को धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की है, जो कि इस आतंकवाद घटना से एक बहुत क्लियर मैसेज वो हमारे देश आया है कि हमारे देश में फूट डालना चाहते हैं। मैं इसका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। असल उत्तर में इनके अमेरिका द्वारा दिए हुए पैटर्न टैंक का वहाँ पैटर्न नगर बनाया हुआ है, और वो पैटर्न नगर बनाया है अब्दुल हमीद ने। ये क्या हमें विभाजित करने की कोशिश करेंगे धर्म के नाम पर? हमारे देश की एकता हमेशा बनी रही है और बनी रहेगी, और हम पाकिस्तान को जब भी हमें मौका मिलेगा हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जो आतंकवाद, जो आपने भी बात की कि मौलाना मसूद अजहर और इन सबको हमें हैंडओवर कर दो, हमें सिर्फ उनको हैंडओवर करने से बात नहीं बनेगी। हमने उनके आकाओं पाकिस्तान मिलिट्री को डिफीट करना है, पाकिस्तान आर्मी को हराना है, और ताकि दोबारा से पाकिस्तान में किसी की हिम्मत ना हो कि भारत की तरफ बुरी नजर से देखे। और जो भी इन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ये सब इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और भारत इसका बढ़ावा दे रहा है, मैं इसकी बात की घोर निंदा करता हूँ। इसमें भारतीय इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, और भारत का हमेशा से ये कूटनीति का उद्देश्य रहा है, हम दूसरे देशों की इंटरनल प्रॉब्लम्स में कोई हिस्सा नहीं लेते, ना उस बात को बढ़ावा देते हैं। सही कह रहे हैं सर आप, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स इनसे खुद अपना घर संभलता नहीं है और ठीकरा ये भारत पर फोड़ना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ इस वक्त सर पूर्व राजनयिक दीपक वोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं। और अब दीपक वोरा सर, आपसे गुजारिश, आइए जरा मोर्चा संभालिए। यहाँ पर जिस तरीके से इतिहास को बड़े सिलेक्टिव अंदाज में पाकिस्तान से पत्रकार हैं फरीद अहमद काकड़ साहब वो रखने की कोशिश कर रहे थे, काफी हद तक ब्रिगेडियर दहिया ने उनको दुरुस्त किया है सर, लेकिन अब आपकी जरूरत है सर पर्सपेक्टिव सही दिखाने का पाकिस्तानी पत्रकार फरीद अहमद काकड़ को। वोरा सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जब आपके साथ होता हूँ इट्स वंडरफुल। ब्रिगेडियर साहब हैं, बेमिसाल हैं, ही इज ब्रिलियंट। और फिर हमारे पाकिस्तानी मेहमान जो है मैम, मेरी तरफ से आप इनसे 3 सवाल पूछ लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहला सवाल इनसे पूछिए कि क्या आप स्वीकार करते हैं कि भारत आपसे कहीं आगे निकल चुका है डेवलपमेंट में, ऑल द पैरामीटर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पर बहुत आगे निकल चुका है आपसे?
हमारा जीडीपी जानते हैं, आप अपना जानते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि हम आपसे आगे निकल चुके हैं कि नहीं स्वीकार करते? दूसरी चीज, इसको मैं कहता हूँ इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। सर आप लोग इनसिक्योर, आपका राजदूत है वॉशिंगटन में, नाम सुना आपने वॉशिंगटन का? सर मैं जर्नलिस्ट साहब से पूछा, वैसे इनसे बात करने को कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनके मन में बहुत जहर है। ये पूछना है सर, जो आपके राजदूत हैं वहां, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि हम भारत से नहीं लड़ सकते, हम छोटा देश है, वो बहुत बड़े हैं, तो चाचा ट्रंप हमें आके बचाओ। दूसरी तरफ विदेश आपके रक्षा मंत्री कहते हैं हम सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर। सच्चाई क्या है सर? आप कमजोर हैं हमारे मुकाबले में, या फिर जो आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता है, या आप कहते हैं हम सबसे शक्तिशाली हैं, हम दुनिया का नंबर 1 है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर लेट्स गेट रियल। 5 दिन के अंदर IMF की मीटिंग होने वाली है सर, आपको मालूम है ना सर? जो अगला ट्रांच ऑफ $1 बिलियन, $7 बिलियन का लोन दिया था ना IMF ने आपको, वो रिलीज होने वाला है। और अगर अंकल ट्रंप ने कह दिया नहीं मिलना, तो फिर आपको नहीं मिलेगा सर, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं, माने या ना माने। सर क्यों जाते हैं आप IMF के पास बार बार सर? अगर इतने शक्तिशाली हैं आप, अगर इतनी तगड़ी आपकी इकोनॉमी, वाई? सर मेरी 74 साल की उम्र है, 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, मैं आज तक एक पाकिस्तानी से नहीं मिला। सुन लीजिए सर, जो छाती फुला के कहता है कि दक्षिण एशिया का एक देश भारत अब विश्व की महाशक्ति बन चुका है, आपको स्वीकार है ये सर? लीडरशिप, आप इस्लाम सर, अभी जो पहलगाम में हुआ है सर, आपने कंडेम किया उसको? किसी भी पाकिस्तानी चैनल ने कंडेम किया कि नहीं होना चाहिए था? भूल जाइए, फॉल्स फ्लैग है, रेड फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, उससे मतलब नहीं है। जहां पे 26 लोग मारे गए हिंदू, आपको बुरा लगा सर? क्यों नहीं आपने मुंह खोला सर? जब कश्मीर में कुछ होता था, अरे हमारे मुसलमान भाइयों पर अत्याचार हो रहे। डू यू सर्वाइव फॉर इस्लाम और डू यू सर्वाइव टू बिकम अ कंट्री सर? आप हमें बताएं सर, इस्लाम का नेता कौन है सर? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे इतने साल में नहीं समझ पाया। आप हैं क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, या सऊदी अरेबिया है, या ईरान है, या टर्की है? कौन है चौधरी इस्लाम का सर? हमें बताइए ना। 57 कंट्रीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य हैं सर, उनमें से एक नहीं आपका समर्थन करता, बट टर्की है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं सर। आप ये भी जानते हैं, चीन जिसको आप अपना बड़ा क्या बोलते हैं आप, शहद से भी मीठा, पहाड़ों से भी ऊंचा, समुंदर से भी गहरा, सर वो इस्लाम को कितना पसंद करता है आपको मालूम है ना सर? कितने वीगर उसने बंद कर रखे हैं सर? और उसकी CPC जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं? इस्लाम इज अ कर्स ऑन ह्यूमैनिटी। ये मैं नहीं कह रहा सर, आपको मालूम है ना इसका? शायद आपके वहां ये नहीं आता होगा रिलीज में। द रशियन से द सेम थिंग सर। क्यों सर? क्यों? मुझे बस इतना जवाब दे दीजिएगा कि ये क्या चीज है जो आपको खा रही है अंदर से? Why are you not able to accept the rise of India? अगर आप इसका जवाब देंगे सर, मैं सीखना चाहता हूँ, I want to learn। आप तो पत्रकार हैं, हमारी पत्रकार एक बेटी है, हमारी एंकर, देखिए हमारी उस बेटी में कितना आत्मविश्वास है। आपको गाली गलौज नहीं कर रही है सर। शी इज नॉट सेइंग कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शी इज सिंपली आस्किंग फॉर योर व्यू। आप लोग क्यों छुपाते हैं अपनी सच्चाई को सर? अगर आप मुझे जवाब दे सकें, मैं आभारी होऊंगा सर। जवाब दे दीजिए फरीद साहब। जी, मैं उम्मीद करता हूँ ब्रिगेडियर साहब जितना मैंने सर को तसल्ली से सुना, मुझे भी उतनी तसल्ली से सुनेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल साफ आ रही है, जवाब दीजिए। जी, देखें सर मेरे सीनियर है, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी, मिलिट्री और सोशल साइंस, थोड़ा सा रिलीजन का तड़का लगाकर एक मिक्स अचार बनाकर हिंदुस्तान के मौकफ को बेहतर प्रेजेंट करने की नाकाम कोशिश की है। आज जरा एक चीज का जवाब मैं देता हूँ, आई होप मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। जहां तक इकोनॉमी की बात है, नो डाउट इंडिया हमारा हमसाया है, उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मैं बिल्कुल खुद ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, एज ए जर्नलिस्ट, मैं ये बात मानने को तैयार हूँ कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बेहतर है। ये एक चीज। दूसरी बात उन्होंने रिलीजन के ऊपर की, यही वो सोच है हिंदुत्व की कि ये लोग किसी और मजहब के साथ रहना ही नहीं चाहते। RSS की जो आइडियोलॉजी है, जो इस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, वो RSS की उस आइडियोलॉजी को ले जाकर जो है वो एक ग्रेटर हिंदुत्व स्टेट बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये आपके अपने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं आपके RSS की यही आइडियोलॉजी रही है, और बदकिस्मती से हिंदुस्तानी आवाम की नहीं, जो इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार है, वो RSS की नजरियात की हामिल एक जमात है, जिनका मकसद साउथ एशिया में एक लार्जर हिंदू स्टेट बनाना है, जो सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अगली बात,
आपने साहब, बात की कि आपका हम डर चाइना डर के पास आपका बातचीत जो करते है, हैं, हम आपका अमेरिका जो के डर है पास सर, बातचीत वो करते एक बार हैं। फिर से नजर आ रहा है। आपके मैंने पास कहा कि जवाब नहीं है सर, आप अपने गिरेबान में झांकने मैंने को कहा कि तैयार नहीं है। जबरदस्ती का एक डर और खौफ आप हिंदुस्तान को लेकर अपने दिल में पाले हुए हैं। और सर धर्म के आधार पर सर 26 लोगों को चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट, वो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे सर जो मारकर गए सर। आपके यहाँ का सेना प्रमुख है सर जो ये कहता है, वो जिहादी जनरल कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। आपका सेना प्रमुख सर, जिहादी जनरल जिसने कहा था कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत को आगे बढ़ा रहा था सर, और आप यहां पर बैठकर हमको मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। सर सबक तो सिखाएगा हिंदुस्तान, क्योंकि भारत ने ठान लिया है इस बार कठोर से कठोर सबक सिखाना है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर। जांच एजेंसीज के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकवादी हमले में कुछ खच्चर चलाने वालों की भूमिका संदेह के घेरे में। एजेंसियां हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक खच्चर चालकों से पूछताछ में आतंकवादियों से पहलगाम में उनका रूट समझने की कोशिश की जाएगी। ये बड़ी खबर है। आतंकियों का रूट समझने की कोशिश ये खच्चर चालकों से की जा सकती है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? ये खच्चर चालक ये किस तरीके से संदेह के घेरे में आ रहे हैं? रोमाना, देखिए, जैसे जो 22 तारीख को ये घटना हुई है उसके बाद से लगातार जो जांच एजेंसी है, पहले जम्मू कश्मीर पुलिस, उसके बाद में एनआईए ने अपनी जांच को जो है जैसे ही टेक ओवर किया है, उसके बाद में ऐसे करीबन जो है इलाके के 1500 से 2000 खच्चर चालकों से जो पूछताछ की है, उसमें जो है अधिकतर के तो जो बयान जो है सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि वो संदेह के घेरे में नहीं है। लेकिन जैसे कि शुरुआती जानकारी मिली है, एनआईए की जांच के दौरान कुछ खच्चर चालक ऐसे निकल के सामने आए हैं जिनके बयानों में विरोधाभास है। यानी कि जो एनआईए जो उनसे सवाल पूछ रही है आतंकियों को लेकर के, आतंकी घटना को लेकर के, उन सवालों का जवाब उस तरह से नहीं मिल रहा है। इस वजह से उनको संदेह के घेरे में रखा गया है और सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर से उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो उनको हिरासत में लेकर भी पूछताछ की जाएगी। पता क्या लगाना है? आतंकियों का रूट मैप। जी बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। अमृतसर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पलकशेर मसीह और सूरज मसीह इनके नाम बताए जा रहे हैं। अमृतसर एयरबेस से ये जो जानकारियां हैं वो पाकिस्तान भेजते थे, खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को ये भेजते थे। दोनों की तस्वीर सामने आ गई है। अमृतसर कैंट से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान को भेजने का नापाक काम ये दोनों कर रहे थे, पलकशेर मसीह, सूरज मसीह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।